मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं आगे का। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम आज आगे पढ़ते हैं रिंग स्ट्रक्चर इन, कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी ले लिया था। रिंग स्ट्रक्चर इन मोनोसेक्राइड। रिंग स्ट्रक्चर इन मोनोसेक्राइड, यानी मोनोसेक्राइड में वलय संरचना, वलय संरचना। ठीक है, मोनोसेक्राइड के अंदर वलय संरचना। देखो वलय संरचना ऐसा क्या मतलब है, हमने बात की थी कि मोनोसेक्राइड जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन सूत्र। इस तरीके का जो संरचना होती है कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसको हम थोड़ा ऊपर ढंग से बनाएंगे, इसको हटा रहा हूं मैं, आप लोगों ने हेडिंग नोट कर ली होगी। इन मोनो आगे आप लिख लीजिएगा, वलय संरचना। देखिए साधारण रूप से हम लोगों ने पढ़ा ये जो संरचना होती है ये कहलाती है फिशर प्रोजेक्शन संरचना या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या सूत्र। जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिशर प्रोजेक्शन सूत्र। ठीक है, अब देखो वास्तव में शुगर जो होती है वो इस रूप में नहीं मिलती। शुगर में पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज में पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में एक प्रकार का बंध बन जाता है। क्या बन जाता है? पहले और पांचवें कार्बन के बीच में एक प्रकार का बंध बन जाता है। ये बंध देखो एल्डिहाइड ग्रुप प्लस एल्कोहल ग्रुप के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? एल्डिहाइड ग्रुप प्लस एल्कोहल ग्रुप। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, आर सी प्लस ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में बंध बनता है तो आर सी ओ एच और CH2R। ठीक है, इस तरीके का बंध बन जाता है। ये संरचना कहलाती है हेमी एसीटल। क्या कहलाती है? हेमी एसीटल। ये संरचना कहलाएगी हेमी एसीटल। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये संरचना क्या कहलाती है? हेमी एसीटल। अगर कीटोन के बीच में बंध रहा है फिर वही हम कर लेते हैं,
कीटोन के बीच में बन रहा है तो भी ये संरचना कहलाएगी हेमीकीटल। क्या कहलाती है? हेमीकीटल। एसीटल, और अगर ये संरचना साधारण लीनियर संरचना के अंदर है तब तो कहलाती है एसीटल और कीटल। क्या कहलाएगी बच्चों? एसीटल और कीटल। अगर संरचना लीनियर है, अगर स्ट्रक्चर जो है हमारा लीनियर है यानी रेखीय है, एसीटल और कीटल। और अगर इस संरचना की वजह से बनने वाला यौगिक सर्कुलर हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, वलय उसमें बन जाती है, इस प्रकार की वलय उसमें बन जाती है, तो वो कहलाता है हेमी एसीटल या हेमीकीटल। क्या कहलाता है? हेमी एसीटल या हेमीकीटल। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी इसी तरह की संरचना का निर्माण होता है। ग्लूकोज को हम देखते हैं, ग्लूकोज में पहला कार्बन जिसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, पहला कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, और पांचवें कार्बन, इन दोनों के बीच में इसके OH और इसके O और इसके OH के बीच में बॉन्ड बनता है और संरचना बनती है हेमी एसीटल। क्या संरचना बनती है? हेमी एसीटल। इससे किस संरचना का निर्माण होता है? देखो मैं बताता हूं आपको। इससे बनता है CH2OH। ये पांचवा कार्बन है जो मैंने यहां बनाया है, जो यहां बनाया मैंने, ये पांचवा नंबर का कार्बन है। इससे OH, यहां पर H, C, आप मेरे साथ साथ बनाते रहिए, OH, C, OH और H, C, OH और H, C, ये H और ये O। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। ठीक है ना? यानी कि पहला कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड को इसको देता है, ठीक है, इसको देता है। हाइड्रोजन जो होता है इसके साथ आ जाता है और यहाँ से यहाँ के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब देखो, इससे दो तरह की संरचनाएं बनती हैं, हम अभी तो एक ही बनाते हैं। इससे जो संरचना बनती है वो बनेगी CO, C, 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 C और C। ठीक है, इससे ऊपर यहाँ पे आएगा CH2OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, और यहाँ पर H और यहाँ पर OH। ठीक है, तो देखो ये संरचना बन गई। इस संरचना में 6 मेंबर हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया, वलय बन गई, रिंग बन गया, वलय बन गई। इसमें 6 मेंबर उपस्थित हो गए, 6 मेंबर आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6। वलय के अंदर 6 मेंबर हैं। हम आपको ध्यान से रखना है, वलय जो रिंग है, उस रिंग के अंदर 6 मेंबर हैं। ये छठा कार्बन रिंग से बाहर है, तो वलय के अंदर 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 5 तो कार्बन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। इस रिंग को बोलते हैं पाइरन रिंग। ये जो रिंग होती है, ये रिंग क्या कहलाती है? पाइरन। क्या कहलाती है? पाइरन। बुक में आपको पाइरन रिंग की संरचना मिल जाएगी। पाइरन रिंग का मतलब होता है ये जो रिंग है हमारी, ठीक है ना, ये रिंग पाइरन रिंग कहलाती है। ग्लूकोज की संरचना भी इसी तरीके से है,
6 मेंबर हैं जिनमें से एक मेंबर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो संरचना होती है वो कहलाती है पायरन रिंग। तो ग्लूकोज भी एक पायरन रिंग जैसी संरचना, पायरन वलय जैसी संरचना बना लेता है, इसे बोलते हैं पायरन रिंग। और इस ग्लूकोज का नाम हो जाता है पायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। आपको ये भी बनाना है, ये पायरन रिंग की संरचना भी बनानी है, इसका नाम हो जाता है ग्लूकोपायरानोज। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोपायरानोज। क्योंकि ये डी ग्लूकोज था, ये डी ग्लूकोज था, इसलिए इसका नाम भी होगा डी ग्लूकोपायरानोज। इसका नाम भी होगा डी ग्लूकोपायरानोज। अगर एल ग्लूकोज होता तो नाम होता एल ग्लूकोपायरानोज। ये हो गया बच्चों। अगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी संरचना इससे ना बन के इससे बनती है, बॉन्ड जो है जरूर हो ना इससे बनेगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे बनेगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें 2 CH बाहर होंगे, 2 कार्बन जो होंगे वो बाहर होंगे, और बाकी के जो संरचना के अंदर 4 कार्बन होंगे और एक मैं यहां बना देता हूं, ये कहलाती है फ्यूरान रिंग, फ्यूरान वलय, ये कहलाता है फ्यूरान वलय। फ्यूरान वलय भी बन सकता है ग्लूकोज में, ठीक है, वो कहलाएगा ग्लूकोफ्यूरानोज, वो कहलाएगा ग्लूकोफ्यूरानोज। लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, अधिकतर ग्लूकोज जो है इसी संरचना में पाया जाता है, इसलिए हम ग्लूकोपायरानोज ही बोलते हैं, हम ग्लूकोपायरानोज ही बोलते हैं। फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज इस रूप में मिलता है, फ्रक्टोज जो है वो इस रूप में पाया जाता है, फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्योंकि फ्रक्टोज में क्या है, यहाँ पर नहीं, फ्रक्टोज में यहाँ पर ओ होता है, फ्रक्टोज के अंदर यहाँ पर ओ होता है। तो फ्रक्टोज की जो संरचना होती है अभी मैं बता दूंगा आपको, पहले हम इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो फ्यूरान रिंग है, ये पायरन रिंग है, ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज ग्लूकोपायरानोज संरचना में मिलता है, इसे बोल देते हैं डी ग्लूकोपायरानोज। अब ध्यान से देखो, मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो फिर हम वापस पीछे चलते हैं, एक फिर नई मुसीबत खड़ी हो गई हमारे सामने। एसिमेट्रिकल कार्बन 1 2 3 4, कितने एसिमेट्रिकल कार्बन है इसमें? 4। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर कितने एसिमेट्रिकल कार्बन हैं? 4। इसे बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जो रिंग स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जो रिंग स्ट्रक्चर है ये कहलाती है हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पर फिर से देखो एक नई समस्या हमारे सामने आ गई। इस कार्बन को हटा दो, ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। इसमें H, ये H और ये OH। कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या असममित कार्बन वो जिस कार्बन की चारों संयोजकता, चारों वैलेंसी अलग अलग समूहों से पूरी होती हैं। अगर कोई किसी ने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं उसको बता दूं, एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकता यानी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग समूहों से पूरी होती हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये कार्बन है, इसके ऊपर CHO है, इधर OH है, इधर H है और नीचे इतना बड़ा ग्रुप है, तो चारों संयोजकता अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग समूह से पूरी हो रही है, तो ये कायरल कार्बन यानी असममित कार्बन है। असममित कार्बन है, जिस अणु के अंदर असममित कार्बन उपस्थित होता है वो अणु ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाश समावयवता शो करता है। उसके 2 प्रकाश समावयवी रूप पाए जाते हैं, D और L। D यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमा दे, यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जो ध्रुवीय प्रकाश के तल को सीधी दिशा में, दाईं दिशा में घुमा दे। L यानी लिवोरोटेटरी, जो पोलराइज लाइट के प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दे, यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी कि जो ध्रुवीय प्रकाश के तल को
बाईं दिशा में घुमा दे, वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, तो देखो वहां पे एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। हमने इस कार्बन के ऊपर उपस्थित H और OH के आधार पे इसको नाम दे दिया D। ठीक है ना, अगर OH इधर आ जाता है, H इधर आ जाता तो हम इसको नाम दे देते क्या, L। क्या नाम दे देते, L। अब बात आती है हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पर देखो ये कार्बन तो एसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये कार्बन एसिमेट्रिक है, ये कार्बन एसिमेट्रिक है। इसके एक तरफ ऊपर CH2OH है, यहाँ पे ये वाला समूह, यहाँ पर ये समूह, ये कार्बन एसिमेट्रिक हो गया। ये कार्बन एक, दूसरा कार्बन एसिमेट्रिक है, तीसरा कार्बन एसिमेट्रिक है, असममित है, चौथा कार्बन असममित है, और अब एक पांचवा नया कार्बन और पैदा हो गया, वो भी असममित है। पहले ऊपर जो पहला कार्बन था वो असममित नहीं था, लेकिन इस हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो वलय संरचनाएं हैं, इसके अंदर ये पांचवा पहला कार्बन जो है, ये पांचवा असममित कार्बन बन गया। कार्बन की संख्या तो पहली है, लेकिन असममित कार्बन एक और बन गया, तो हमने इसको बोल दिया पांचवा कार्बन और है जो असममित है। इस कार्बन के ऊपर H और OH का विन्यास भी अलग अलग हो सकता है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर भी H और OH का विन्यास भी अलग अलग हो सकता है। तो इस कार्बन के ऊपर H और OH के विन्यास के आधार पे हम अब यहाँ पर फिर से दो प्रकाश समावयवी रूप मान सकते हैं। ठीक है ना, फिर से इसके दो प्रकाश समावयवी रूप बनेंगे। ये जो मैंने आपके सामने संरचना बनाई है, ये कहलाती है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। ये संरचना कहलाएगी अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। प्लस का निशान लगाना ना लगाना जरूरी नहीं है, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज कहलाएगी। अगर OH नीचे है, H ऊपर है, तो क्या कहलाएगी, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। आप बना लीजिए इसको फटाफट से। अगर इसका उल्टा हो जाए, H ऊपर चला जाए, OH नीचे आ जाए, तो क्या होगा, देखो अब मैं दूसरा बना रहा हूं, ये तो एक था, दूसरा बनेगा हमारा ये उल्टा हो गया, इसमें OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया। इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर इसका नाम दे देंगे हम बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, फिर से समझाता हूं मैं, ध्यान से समझना। फिर से हम सारी कहानी को एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का हमने जो रेखीय संरचना पढ़ी थी, वो रेखीय संरचना कहलाती है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या कहलाती है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, जल्दी से समझ में नहीं आता, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है, बहुत गौर से ध्यान देना है। जो रेखीय संरचना हमने ग्लूकोज की पढ़ी है, वो संरचना कहलाती है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे सामने रेखीय संरचना यहाँ पर बनी हुई है। इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर पहले कार्बन पर उपस्थित कार्बोनिल समूह और चौथे या पांचवें कार्बन पर उपस्थित OH समूह के बीच में बंध बनता है। ठीक है, ये बंध बनने से एक वलय संरचना का निर्माण होता है। ये हमने वलय संरचना बना दी यहाँ पे, ठीक है ना। ये इधर ये OH यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये तीर का निशान है। तीर का निशान का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड इसने इसको डोनेट कर दिया, डबल इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, एक वलय का निर्माण होता है। हम शुरू में इस वलय को देखो नहीं बनाते, ऐसे इस तरह से छोड़ देते हैं और एक पतली रेखीय लाइन, पतली लाइन बना देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए क्लियर।
और बाकी सारी हम डार्क बना देते हैं। ठीक है ना, एक वलय का निर्माण होता है। वलय का निर्माण, ये था हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन। पांचवें कार्बन पर उपस्थित OH समूह, पांचवें कार्बन पर उपस्थित OH समूह, इस OH समूह के पास जो डबल इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट कर देता है। ठीक है, इसको डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये H यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है, OH बना लेता है, OH बना लेता है और इस O और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। इस O और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। देखो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे दिया। ठीक है, इस कार्बन को दे दिया, ये जो H है ये निकल के यहाँ आ गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया। कैसे बना, ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन ने अपने डबल बॉन्ड को, जो फ्री डबल बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन के ऊपर फ्री होता है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर फ्री होते हैं। ठीक है ना, फ्री होते हैं। इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को इसे डोनेट किया, डोनेट करने से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड बना तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गई, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गई, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटी, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर देगा, ये फ्री हो जाएगा और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये थोड़ी जटिल स्थिति है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं समझना। आप कहो तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, होता क्या है, हम इसी के अंदर करेंगे, आपको केवल समझना है, मिटाया करना कुछ नहीं करना, अपने चित्र में कुछ मत करना। ठीक है ना, अपने चित्र में कुछ भी मत करना। देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अपने इस डबल बॉन्ड में से इस फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर दिया तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया। जब इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगी और हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर के बंद बना लेगी। ठीक है, ये हो गया, ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन गया और ये हो गया OH। ये बन गया क्या, OH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म। ये संरचना इस तरह से बन जाती है। ठीक है, ये संरचना इस तरीके से बन जाती है। फिर से समझा देता हूँ, फिर से समझना। ये समझना मुश्किल है, इसको समझ में आना ज़रूरी है। ये समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। देखो, ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर, अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। देने के बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगी। ठीक है ना, अब होगा क्या, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच में बंध बन जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। एक हाइड्रोजन जो यहाँ से फ्री हुआ है, पॉजिटिव चार्ज वाला, वो फ्री है, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो ये स्थिति ऐसी हो गई और संरचना जो होगी वो वलय संरचना हो जाती है। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है ना, ये स्थिति बन जाती है। हम इसको वापस पहले वाली स्थिति में लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये बन गई स्थिति। इस स्थिति के बनने से एक वलय संरचना बनती है, जिस वलय संरचना के अंदर 5-6 मेंबर उपस्थित हैं। तो 6 मेंबर वाली वलय संरचना जो होती है वो वलय संरचना कहलाती है पायरन रिंग। पायरन रिंग, इसलिए इसको नाम दे देता है ग्लूकोपायरानोज। कभी कभी बॉन्ड
इसके और इसके बीच में ही बन जाता है, उससे 5 मेंबर रिंग बनती है, लेकिन वो 5 मेंबर रिंग जो फ्यूरानोज रिंग होती है वो स्टेबल नहीं होती, केवल 6 मेंबर रिंग जो है वो ही स्टेबल होती है। ठीक है ना बच्चों, तो इसको हम नाम दे देते हैं ग्लूकोपाइरानोज। क्या नाम दे देते हैं? ग्लूकोपाइरानोज। अब इस ग्लूकोपाइरानोज के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई, वो समस्या क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है इसमें 1 2 3 4 केवल 4 एसिमेट्रिकल कार्बन, केवल 4 असममित कार्बन थे, लेकिन इस जो वलय संरचना है जिसे हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, इसके अंदर एक अतिरिक्त एसिमेट्रिकल कार्बन उत्पन्न हो गया जो ये है। आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर एक तरफ O के साथ ये जुड़ा है, एक तरफ C के साथ ये जुड़ा है, एक तरफ OH, एक तरफ OH, तो ये एक नया एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। तो इस एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर उपस्थित OH और H के विन्यास के आधार पर इसके भी 2 प्रकार समावयवी रूप बनते हैं। हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, इन दोनों को बोलते हैं म्यूटो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। इन दोनों को बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है ना, लेकिन अभी आपके काम का नहीं है ये, इन दोनों को हम एनोमर बोल देते हैं, एक दूसरे क्या है ये? एनोमर है। लेकिन अभी हम केवल इतना ही पढ़ रहे हैं, इसके भी 2 रूप बनते हैं, एक तरफ H ऊपर OH नीचे, इसको बोल देते हैं एल्फा, इसको बोल देते हैं एल्फा आइसोमर। इसका नाम हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक इसी तरह से इसका नाम हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, इसका नाम हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। यहाँ पे H ऊपर था, OH नीचे आ गया, यहाँ पर OH ऊपर था, H नीचे आ गया, इसका नाम हो जाता है हमारा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं 2 प्रकार के समावयवी रूप यहाँ पर बन गए। ठीक है ना, अब इसी के आधार पे जो फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज की संरचना भी इसी प्रकार से बनती है। मैं केवल आपको फ्रक्टोज की संरचना बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर फ्रक्टोज की संरचना हम पढ़ेंगे वो कैसी होती है। केवल मैं संरचना बताऊंगा, दोनों समावयवी रूप उनके, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो फ्रक्टोज की संरचना है CH2OH CO CH OH, ये HOH का देख लेना आप, मुझे पक्का याद नहीं है। OH H, ये OH H और ये CH2OH। ठीक है, फ्रक्टोज में बॉन्ड बनेगा सेम उसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा, उसी प्रकार से सेम यहाँ पर बनेगा। वहाँ पे हमने जैसे कार्बन के साथ एक H फ्री कर रखा था, वहाँ पे एक H की जगह CH2OH जोड़ देंगे। ठीक है ना, सेम बॉन्ड जैसा वहाँ बना था, ठीक उसी प्रकार का बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बनेगा। तो फ्रक्टोज में जो रिंग बनती है वो 5 मेंबर रिंग होती है, उसे फ्यूरान रिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फ्यूरान रिंग। उसकी संरचना मैं आपको भी बना के बता रहा हूँ, दोनों संरचना बना दूंगा। इसमें देखो CH2OH ऊपर है और H नीचे है, ये कहलाती है अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज, ये कहलाती है अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। दूसरी संरचना सेम होगी, फर्क क्या होगा?
इसमें OH ऊपर आ जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा। ग्लूकोज में इस कार्बन के ऊपर OH के साथ H था, यहाँ पर OH के साथ CH2OH हो गया। ये कार्बन है ना, यही कार्बन है ये वाला, ये जो कार्बन है ये यही वाला कार्बन है। ग्लूकोज में यहाँ पर H था, ठीक है, OH के साथ, यहाँ पर OH के साथ ये OH आ गया, ठीक है। इसमें OH ऊपर, CH2OH नीचे, इसमें OH नीचे, CH2OH ऊपर। ये भी असमित कार्बन है। ये संरचना कहलाती है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये संरचना कहलाती है फ्रक्टो डी बीटा फ्यूरानोज, ठीक है। तो बच्चों आज की हम क्लास यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इसके साथ हमारे ग्लूकोज की मेन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो पूरी हो रही है। हम अब आगे नेक्स्ट इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो 2-4 हमारे काम की हैं उनका ही अध्ययन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस डायग्राम को आप जरूर बना लीजिएगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी रखना है आपको।